हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीवी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो लॉज ऑफ मोशन हमने लास्ट टाइम फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो आज हम टेंशन वर्ड का मीनिंग जानने वाले हैं, टेंशन का क्या मतलब होता है फिजिक्स में। सो टेंशन बेसिकली सेम थिंग एज फोर्स। टेंशन एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग या किसी वायर के अंदर लगता है, किसी भी स्ट्रिंग या वायर या रोप के अंदर जो फोर्स लगता है। तो जो स्ट्रिंग वायर टाइप के जो चीज़ें हैं उनके अंदर, या रोप या इलास्टिक, इन चीज़ों के अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। सो टेंशन बेसिकली फोर्स ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस इसका नाम अलग से इसलिए है क्योंकि ये एक डिफरेंट सिनेरियो में काम करता है, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बाकी नॉर्मल फोर्सेस में डिफरेंस है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसको आप पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, लेकिन टेंशन से आप सिर्फ हमेशा पुल ही कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते। अगर आप एक बॉक्स से एक स्ट्रिंग को बांधो तो इस स्ट्रिंग को यूज़ करके आप इस बॉक्स को सिर्फ पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते। तो बस ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग में काम करता है इसलिए इसका एक अलग नाम है। अदरवाइज़ इट इज़ जस्ट अ फोर्स। इसकी यूनिट न्यूटन ही है, इसका डायमेंशन फोर्स वाला सेम ही है, और इसका नेचर भी वेक्टर है। जैसा सब कुछ फोर्स के लिए होता है वही सब कुछ सेम है। सो फाइनली टेंशन क्या है? टेंशन इज़ फोर्स इन अ स्ट्रिंग। टेंशन इज़ अ फोर्स, इज़ द फोर्स इन अ स्ट्रिंग और वायर और रोप। ठीक है, ओके। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपके पास कोई वायर है जो मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग और रोप that is unaccelerated has tension same at every point on it। तो हमारे पास एक अगर वायर है तो अगर ये मासलेस है, अनएक्सलेटेड है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, हर पॉइंट पे टेंशन यहाँ पे सेम रहती है। और एक सिंगल वायर के लिए टेंशन एक सिंगल टेंशन ही रहती है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। और अगर हमारे पास मल्टीपल वायर्स हैं तो जितनी वायर्स होंगी उतनी हमारे पास उतनी टाइप की टेंशन आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, टेंशन को हमेशा जब भी हम डायरेक्शन शो करते हैं तो उसको डायरेक्शन दोनों तरफ हम शो करते हैं डायरेक्शन को, बिकॉज आप किसी भी डायरेक्शन से देखो ये पुल ही करेगी। अगर आप यहाँ से ए ब्लॉक से देखोगे तब भी ये पुल कर रही है ए ब्लॉक को, अगर बी ब्लॉक से देखोगे तो बी ब्लॉक से भी पुल कर रही है। तो डायरेक्शन हम दोनों साइड शो करते हैं। ठीक है, इसके कुछ सिनेरियोज दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एक तो यही हो गया, ये दो ब्लॉक्स हैं, दोनों को कनेक्ट किया हमने, तो यहाँ पर टेंशन टी लग रही है। इसको अगर हम फोर्स एफ से खींच रहे हैं तो इस वायर में कुछ टेंशन लग रही होगी, सपोज वो टी है। दूसरा, अगर किसी सीलिंग से हम किसी बॉक्स को हैंग कर दें तो यहाँ पे इस केस में टेंशन लगेगी टी, है ना। इस टाइप का कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो, उसमें वायर्स हैं तो वहाँ पे टेंशन काम कर रही होगी, इसमें टेंशन होगी टी। सेम वायर है तो सेम टेंशन रहेगी हमेशा, ऐसे। तो इस टाइप से टेंशन वर्क करती है। इसका देखो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, क्वेश्चन लगा के देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें एक केस दिया हुआ है, एक सीलिंग से बॉक्स कनेक्टेड है 10 kg का, और यहाँ पर टेंशन टी लग रही है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सपोज़ हमें ये टेंशन को फाइंड आउट करना है, टेंशन की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस 10 kg की ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक तो इसका नीचे वेट काम कर रहा होगा, ऊपर इसका टेंशन काम कर रहा होगा, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से सिंपली आ गया T इक्वल्स टू डब्ल्यू, और W का फॉर्मूला होता है M इंटू जी। तो ये आ गया 10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन है 100 न्यूटन। ओके, एक और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक पुली से ये ब्लॉक अटैच्ड है 10 kg, और वो ऊपर से ऐसे एक सीलिंग से अटैच्ड है। तो हमें ये यहाँ पे टेंशन टी फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ये सिंगल वायर है तो पूरी वायर में टेंशन सेम रहेगी, यानी जो टेंशन टी यहाँ पर होगी वही सेम टेंशन टी यहाँ पर होगी। तो हम इस 10 kg की ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। इसका नीचे लगेगा वेट, और जब एक्सेलरेशन नहीं है तो टेंशन यहाँ पे इक्वल होगी W के, और वो हो जाएगा M इंटू जी यानी 100 न्यूटन। तो टेंशन यहाँ पे होगी 100 न्यूटन।
अब सपोज़ हमें इस पुली पर अगर नेट फोर्स निकालना है, पुली पर नेट रिएक्शन फोर्स निकालना है, सपोज़ क्वेश्चन यही है, फाइंड टेंशन एंड नेट फोर्स ऑन पुली, नेट फोर्स ऑन पुली। ओके, तो पुली का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये पुली है अपने पास। अब पुली पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं? एक तो यहाँ पे टेंशन टी इधर लग रही है इस वायर की वजह से, और एक टेंशन टी इधर लग रही है नीचे वाली वायर की वजह से, और नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे लगेगा N1 इस ऊपर की तरफ और ये N2 इस तरफ। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से नेट फोर्स इस पर क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर F जो कि टी और टी के रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर आएगा, और टी 90 डिग्री पर है तो उसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर यानी t अंडर रूट 2, और t की वैल्यू हमने 100 निकाली तो 100 अंडर रूट 2 न्यूटन। ये इस फोर्स का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी हमें दिया हो। नेक्स्ट टॉपिक इज टेंशन इन अ रोप हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने देखा कि टेंशन एक मासलेस स्ट्रिंग में हमने देखी है, लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास हो तो हम कैसे उसमें टेंशन निकालेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सपोज़ ये एक सीलिंग है जिससे एक रोप अटैच्ड है, तो ये मैंने एक रोप ले ली यहाँ पे, और रोप से कुछ भी अटैच नहीं है, अभी एक सिंपल केस ले रहे हैं, सिर्फ रोप है, और ये रोप मासलेस नहीं है, इसका एक यूनिफॉर्म मास है, यानी इसके यूनिफॉर्म सेक्शन में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका कुछ टोटल मास रहा होगा। सपोज़ इसका टोटल मास हम अज्यूम कर लेते हैं, टोटल मास इज़ m, एंड इसकी टोटल लेंथ जो है वो है l। ये टोटल लेंथ है इसकी l, टोटल मास हमने ले लिया m, और हमें किसी रैंडम पॉइंट पर इसका टेंशन निकालना है। सपोज इस p पॉइंट पर हमें टेंशन निकालना है। अब p पॉइंट की हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, तो हम सीलिंग से इसकी पोजीशन मान लेते हैं x। तो इस पॉइंट में हमें यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करनी है। ओके, तो p पॉइंट पर हम सारे फोर्सेस देखते हैं, कौन कौन से फोर्सेस होंगे p पॉइंट पर। तो p पॉइंट पर नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, और वेट लग रहा होगा इस सेक्शन का वेट होगा यहाँ पे, तो उसको मैं W मान लेता हूँ। तो ये W वेट हो गया, और ऊपर की तरफ टेंशन काम कर रही होगी T, और कोई यहाँ पे एक्सेलरेशन है नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो यहाँ से T = आ गया W, और अब हमें W निकालना है। तो W का मतलब हो गया मास इंटू G, M इंटू G। अब M का मतलब है ये नीचे वाला जो रेड ये ब्लू सेक्शन है इसका मास, तो ये हम निकाल के देखते हैं। सो टोटल लेंथ L के लिए जो मास है हमारे पास M है, और हमें अब मास चाहिए L - x लेंथ के लिए। तो L - x लेंथ के लिए मास होगा M/L इंटू L - x। ये L - x सेक्शन का मास होगा, तो ये हमारे पास स्मॉल m आ गया। तो स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल M L - x डिवाइडेड बाय L इंटू G। ये यहाँ पे टेंशन आ जाएगी। ओके, तो ये इसका आंसर। तो ऐसे हम अगर कोई यूनिफॉर्म मास सेक्शन दिया हो, अगर मास है स्ट्रिंग में, तो ऐसे हम उसका टेंशन निकाल सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे x पर डिपेंड करता है टेंशन, तो आप जिस पोजीशन पे लोगे उसमें x की वैल्यू चेंज कर जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये टेंशन भी चेंज कर जाएगी। सपोज़ आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर अगर इसको निकालो तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और होल्ड ऑन, ये लास्ट सेक्शन हाँ ठीक है। अगर आप हाँ इसको ये Q पॉइंट पर निकालने की कोशिश करो, अगर ये Q पॉइंट पर निकालो तो टेंशन एट Q पॉइंट, ये तो हमने टेंशन एट P पॉइंट निकाला है। तो टेंशन एट Q पॉइंट के लिए x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा L। तो ये हो जाएगा M L - L डिवाइड बाय L इंटू G, यानी 0। ठीक, तो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे टेंशन आएगी 0। और लॉजिकली देखो क्यों 0 आ रही है, क्योंकि जो टेंशन है वो कैसे आ रही है, टेंशन लग रही है जो नीचे वेट खींच रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसकी वजह से टेंशन आ रही है।
जैसे यहाँ पे हमने ये ब्लू वाले सेक्शन का मास लिया था, वो इसे नीचे खींच रहा था वायर को, तो उसकी वजह से वहाँ पे वो टेंशन थी। तो क्यू पॉइंट के नीचे कोई वायर का सेक्शन है ही नहीं, तो क्यू पॉइंट के नीचे कोई मास नहीं है, और क्यू पॉइंट के नीचे कोई मास नहीं है, इसका मतलब उसको कोई क्यू पॉइंट के नीचे किसी सेक्शन को कोई ग्रेविटी खींच नहीं रही है। तो अगर कोई ग्रेविटी नहीं है, इसका मतलब कोई वेट नहीं है, हैंस कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर यहाँ पे आर पॉइंट पे निकालोगे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर टी आर निकालोगे, तो इस केस में एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, तो एल माइनस 0 डिवाइड बाई एल इंटू जी, तो एल से एल कट जाएगा, ये आ जाएगा एम जी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि सारा मास है इसी पॉइंट के अंदर, आर पॉइंट के नीचे सारा मास आ रहा है, तो सारा मास ग्रेविटी से खींच रहा है, तो सारा वेट उस टेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम टेंशन हमारे पास आएगी। ओके, तो इससे हम मास वाली वायर का एक टेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये हमें एक सेक्शन दिया हुआ है वायर का, इसको हम F4 से आगे खींच रहे हैं, और सपोज़ यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इसको हमें इस पॉइंट पर हमें टेंशन निकालनी है। ये इसकी लेंथ है L, और ये सपोज़ डिस्टेंस है यहाँ से X। यहाँ पे हमें P पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो वही सेम प्रिंसिपल है। तो पहले तो हमें एक्सेलरेशन पता करनी पड़ेगी इसकी। तो सपोज़ इसका टोटल मास है M, टोटल मास है इस सेक्शन का M, और वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। ठीक है, ओके। अब पी पॉइंट पर मैं टेंशन निकालनी है, तो पी पॉइंट पे टेंशन दोनों साइड लगेगी, इस साइड भी, इस साइड भी। और एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये हो गई एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में होगी, राइटवर्ड्स। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम। तो पी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? एक फोर्स इस पर इसको खींचे, टेंशन इसमें लगेगी पीछे की तरफ, और यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगी आगे की तरफ। ठीक है, हाँ। तो टेंशन और ये एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो पीछे की तरफ लगेगा सूडो फोर्स। एक्सेलरेशन अगर आगे की तरफ है तो पीछे लगेगा सूडो फोर्स Fp, और टेंशन होगी आगे की तरफ बैलेंस करने के लिए से। तो Fp यहाँ पे सूडो फोर्स है जो एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सूडो फोर्स जिधर अगर आप, मैंने नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है उस एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए, उसका रिएक्शन फोर्स, उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। तो हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें वो फोर्स शो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्लियरली आ जाएगा Fp इज इक्वल्स टू T। तो Fp का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आपने सेक्शन लिया उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वो मास होगा जो पीछे वाला पार्ट है, फोर्स से पीछे वाला पार्ट जो है वो ये मास होगा। तो इसका मास सपोज मैं स्मॉल m मान लेता हूँ, तो ये स्मॉल m इंटू A, ये हमारे पास टेंशन आ जाएगी। अब हमें स्मॉल m की ज़रूरत है, तो फिर से वही करते हैं जो पिछले क्वेश्चन किया था। L लेंथ के लिए मास कैपिटल M है, और हमें यहाँ पे L माइनस एक्स लेंथ के लिए मास चाहिए, तो ये हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये हमारे पास स्मॉल m आ गया। तो यहाँ से टेंशन इक्वल्स टू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स अपॉन टोटल मास। ये हमने यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया, m से m कैंसिल आउट, तो t इक्वल्स टू आ गया f l माइनस एक्स डिवाइडेड बाय l। ये हमारे पास टोटल टेंशन आ गई पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट की टेंशन है। अब फिर से चेक करते हैं कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्या होगी। अब यहाँ पे मैं भी लॉजिकली समझ में आ रहा है कि जो पीछे वाला मास होता है पॉइंट से फोर्स की डायरेक्शन से पीछे की तरफ, यानी फोर्स यहाँ पर राइट की तरफ है, तो पी पॉइंट पर लेफ्ट की तरफ जो मास है वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, उसको खींचने में टेंशन क्रिएट हो रही है। तो अगर हम क्यू पॉइंट लें तो उसके पीछे कोई मास बचेगा नहीं, तो उसके पीछे कोई मास होगा नहीं, तो वहाँ पर टेंशन भी नहीं होगी। और अगर आर पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर सारा मास आ जाएगा, तो मैक्सिमम टेंशन होगी। अब चेक करते हैं ये सही आएगा या नहीं। तो सपोज़ हमने पहले क्यू पॉइंट लिया, टी क्यू हम निकालना चाहते हैं, तो टी क्यू के लिए एक्स की वैल्यू जो होगी वो एल के बराबर होगी, डायग्राम में देख लो आप। तो क्यू पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स के एल के बराबर है, तो इस केस में एफ ये आ जाएगा टी क्यू इक्वल्स टू एफ एल माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, यानी 0। यहाँ पर टेंशन आ रही है 0। तो जो हमने थेराइज़ किया था
वो हमारा सही आ रहा है। और वैसे ही अगर आर पॉइंट के लिए निकालो तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी आर पॉइंट के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे एफ एल माइनस 0 अपॉन एल, ये आ जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट, तो ये एफ़ के बराबर आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम है, यानी वो नेट फोर्स के बराबर है जो हम नेट फोर्स वहाँ पे लगा रहे हैं। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप फोर्स से पीछे की तरफ जाते हो तो टेंशन कम होने लगती है, क्योंकि वो पीछे वाले मास पे डिपेंड कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें दिया हुआ है फॉर द सिचुएशन गिवन इन फिगर, सिचुएशन given in figure, find acceleration of each body for the following two cases. For the following two cases, first, if thread has a mass, a mass m. B, if thread is massless. ओके, और डायग्राम हमें दिया हुआ है, ये दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, एक सरफेस पर रखे हुए हैं, और बी ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है। ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ये सरफेस है, और यहाँ पे ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है। ठीक है, तो एक सिंगल वायर है तो सिंगल टेंशन होनी चाहिए अगर मासलेस है तो मासलेस के केस में निकालना बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी पूरा एक बार एनालाइज करके देखते हैं इसे। और ये जो ए ब्लॉक है इसका सपोज मास दिया हुआ है m1 और बी ब्लॉक का मास दिया हुआ है हमें m2 सपोज। ठीक है, तो पहला केस हमारे पास इफ थ्रेड हैज़ मास m, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। तो नेट फोर्स है यहाँ पे क्वेश्चन में एफ, डायग्राम में जो दिया हुआ है, और नेट मास क्या हो जाएगा, जितने भी बॉडीज़ के मास हैं सबको काउंट कर लो। तो ए ब्लॉक का मास है m1, बी ब्लॉक का मास है m2, और जो वायर है उसका मास है m। तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें यहाँ पे टेंशन निकालनी है, फाइंड द सिचुएशन गिवन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच बॉडी फ्रॉम। ठीक है, तो तो हमें ये हमारे पास ये केस आ गया। अब इसमें हमें एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी फॉर द फॉलोइंग टू केसेस, थ्रेड हैज मास m। ओके, हाँ, हमें एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, टेंशन निकालनी है। टेंशन, फाइंड टेंशन एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। टेंशन हमें निकालनी है एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। ओके, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होंगे, वायर की स्टार्टिंग और वायर का एंड। तो वायर की स्टार्टिंग को P बोल देता हूँ, वायर के एंड को Q बोल देता हूँ। तो सपोज हम वायर की स्टार्टिंग पर यानी P पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो P पॉइंट के फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास टेंशन होगी एक, टेंशन सपोज यहाँ पर ये आगे की तरफ ये टेंशन है T1, और एक्सेलरेशन टेंशन पीछे की तरफ लगेगी, एक्सेलरेशन आ गया तो हाँ ठीक है, तो टेंशन ये T1 और एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो उसकी वजह से स्यूडो फोर्स लगेगा P, FP। और इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हमेशा स्यूडो फोर्स को अपोजिट रखो, फोर्स के अपोजिट। तो जिधर स्यूडो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट में टेंशन लेनी है आपको। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस ऑब्वियसली इस इक्वेशन से आ जाएगा हमारे पास सिंपली T1 इक्वल्स टू FP। अब FP का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या आएगा, जो P पॉइंट के पीछे टोटल मास है वो हमारे पास आएगा। तो P पॉइंट के पीछे जो टोटल मास है, एक तो वो ए ब्लॉक का मास है m1 और दूसरा वायर का मास है स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, वो वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे। तो T1 इक्वल्स टू आ जाएगा m1 प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस स्मॉल m। देखो लॉजिक क्या है, वही लॉजिक है जो पिछले क्वेश्चन उन्होंने निकाला था। जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो टेंशन, उसके सारे पीछे वाला मास जो है उसकी वजह से टेंशन आएगी, तो वो मास ऊपर वाले पार्ट में आएगा, इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो देखो m1 प्लस m लिखा हुआ है,
तो उस पॉइंट से पीछे का टोटल मास है, पी पॉइंट से पीछे का टोटल मास क्या है, m1 यानी ब्लॉक का मास प्लस स्मॉल m यानी वायर का मास, तो वो ऊपर आ गया है ना। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो अगला वाला आंसर हम इससे लिखने की कोशिश करेंगे, पूरा नहीं करूँगा मैं, पूरा आप इसको अपने आप करके देखना, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो जैसे सपोज हमें क्यू पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, क्यू पॉइंट पर टेंशन जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पी पॉइंट है और अब हमें क्यू पॉइंट पर निकालनी है टी क्यू। तो पीछे टोटल क्यू पॉइंट के पीछे टोटल मास क्या है बस वो देखो और उसमें एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट के पीछे टोटल मास है सिर्फ m1, क्योंकि वायर का मास उससे आगे है, वायर वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी, फोर्स आएगा m1 इंटू ए। तो ये हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू लगा दो m1f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m, ये हमारे पास टी क्यू की वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन में जब कर रहे हो इसे तो मैं पूरा डेरिवेशन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लिखनी कैसे वो पता चल गया होगा, यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस था, अब सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में जो थ्रेड है, वायर है, वो मासलेस है। तो मासलेस है तो यानी हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगी, या आप ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉल m इज़ ज़ीरो, स्मॉल m ज़ीरो है तो स्मॉल m ज़ीरो लगाओगे तो टी पी की जो वैल्यू आएगी वो टी क्यू के बराबर आ जाएगी। तो इस केस में टी पी और टी क्यू दोनों बराबर आएंगे m1f अपॉन m1 प्लस m2 के, ये आ जाएंगे। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर वायर का मास ज़ीरो है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है, तो वहाँ से हमारे पास सी आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो पीछे मैंने क्वेश्चन किया इसको आपने आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फोर्सेस F1 and F2 where F2 is greater than F1 are applied at the free ends of uniform rod kept on a horizontal frictionless surface full stop. Find tension in rod at a distance x from end A। डायग्राम है इसका, ये एक रोप है हमारे पास, रॉड है सॉरी, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, और यहाँ पे x डिस्टेंस पे कोई फोर्स है और पॉइंट है P जहाँ पे मैं टेंशन निकालनी है। तो टेंशन दोनों डायरेक्शन में काम कर रही होगी, T और T ऐसे। ये A पॉइंट है रॉड का, ये B पॉइंट है, टोटल लेंथ है रॉड की L। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो ट्राई करते हैं इसे। वीडियो को पॉज करके पहले इसे अपने आप खुद करने की कोशिश करो, फिर मेरा सोल्यूशन चेक करना कि आपने सही किया या नहीं। तो टू फोर्सेज F1 F2 आर अप्लाइड ऑन द फ्री एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड है यानी इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फाइंड टेंशन इन रॉड एट डिस्टेंस x फ्रॉम एंड A, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है, दो फोर्स हैं F2 F1 और अपोजिट लग रहे हैं, तो अपोजिट में माइनस करेंगे, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि F2 वाला फोर्स बड़ा है, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1 नेट फोर्स, और टोटल मास रॉड का हमें कैपिटल M हमने एज्यूम कर लिया, ये दिया हुआ है हमें। तो ये नेट एक्सेलरेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद P पॉइंट पर हमें निकालना टेंशन। तो P पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो P पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया, तो P पॉइंट पर एक्सेलरेशन किधर होगी, जो बड़ा फोर्स है उस डायरेक्शन में, यानी लेफ़्ट की तरफ एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन लेफ़्ट की तरफ है तो सीडो फोर्स लगेगा राइट की तरफ, तो उसको मेंटेन करने के लिए टेंशन लगेगी T लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ से T इक्वल्स टू आ गया FP। अब FP का मतलब क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब FP पर कौन सा मास लगेगा, जो हम खींच रहे हैं, जिस मास को हम खींच रहे हैं, यानी बड़े फोर्स से पीछे वाला मास। तो बड़े फोर्स से पीछे वाला मास कौन सा है, ये सेक्शन वाला मास। तो ये सेक्शन वाला जो मास है इसको हम खींच रहे हैं, तो इसकी वजह से टेंशन आएगा। सो इस मास को हम निकालते हैं। तो यहाँ पर टोटल मास है L लेंथ के लिए, तो हमें निकालना है L माइनस एक्स लेंथ का मास, तो ये आएगा
एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, जैसे पहले निकाला था वैसे सेम। तो टेंशन आ गई मास इंटू सॉरी मास की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। मास की वैल्यू है कैपिटल एम एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्सेलरेशन क्या है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय एम। तो एम से एम कैंसिल आउट, टेंशन आ गई हमारे पास F2 माइनस F1 एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल। ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ओके, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक सेकेंड, नीचे क्या था एल, हाँ तो F2L एक्स माइनस एल, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास इस केस का आंसर हो गया। नेक्स्ट, ओके, इसमें एक पी पॉइंट पर इसमें एक मिस्टेक हो गई हमारे, हाँ इसमें एक मिस्टेक हो रही है, दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट में पूरा ब्लॉक ले लेता हूँ। ये पूरा ब्लॉक जो है जो जिसे मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ, ये पूरा पॉइंट ले लिया मैं। ये पूरा पॉइंट हमारी ऑब्जेक्ट है। तो पीछे की तरफ यहाँ पे टेंशन है जो खींच रही है इस ब्लॉक को, इस तरफ फोर्स है F2 और एक्सेलरेशन बड़े फोर्स की तरफ है, तो एक्सेलरेशन ये हो गई। इसकी लेंथ है x और स्यूडो फोर्स लगेगा यहाँ पे पीछे की तरफ FP। ये इसका डायग्राम बनेगा क्योंकि उन्होंने F2 फोर्स को काउंट नहीं किया, F2 फोर्स और यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, इनको बैलेंस करेंगे तो T प्लस FP इक्वल्स टू F2। तो T प्लस FP का मतलब हुआ मास इस ब्लॉक का इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F2। तो इस ब्लॉक का हमें मास निकालना है। मास हमारे पास आएगा यहाँ से, सिर्फ हमें एक्स ब्लॉक का निकालना है। तो L लेंथ के लिए मास m है, तो x लेंथ के लिए होगा m बाई एल इंटू एक्स। ये लगा देते हैं यहाँ पे। तो T प्लस m बाई एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय m। तो m से m कैंसिल आउट इक्वल्स टू F2। तो T इक्वल्स टू आ गया F2 माइनस F1 इंटू एक्स अपॉन एल। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे अगर, तो F2L माइनस F2X माइनस माइनस प्लस F1X ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय L। सो ये हो गया F2L माइनस X प्लस F1X डिवाइडेड बाय L इक्वल्स टू टेंशन। तो टेंशन इस केस में ये आएगी। हमने F2 फोर्स को वहाँ पे काउंट नहीं किया था। पिछले केसेस में हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स था, यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, तो हमें F2 फोर्स को और लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आंसर ये आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रिंग फोर्स। तो ऑब्वियसली इसके नेम से ऑब्वियस है कि ये स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है उसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग में जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है, आपने स्प्रिंग को लेके उसको खींचने की या कंप्रेस करने की कोशिश करी होगी, तो उसको करने में थोड़ा फोर्स लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो स्प्रिंग जो है इस एक्सटेंशन को या उसका जो कंप्रेशन है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो जब भी आप उसे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हो तो स्प्रिंग फोर्स लगा के उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। इसी वजह से हमें वहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है उसको करने के लिए। तो वो जो फोर्स स्प्रिंग के अंदर है, जो उसकी लेंथ के चेंज में जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है उससे उसके अलावा जो चेंज होता है उसमें, उस चेंज को रोकने की कोशिश करती है, वो फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स अपोजेस चेंज इन इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ, यानी उसकी एक इक्विलिब्रियम लेंथ होती है जिस पे वो नॉर्मल विदाउट फोर्स होता है। ठीक है, उस लेंथ से आप चेंज करोगे तो उसमें वो अपोज करेगा इन इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ। तो वो चेंज एक्सटेंशन से या कंप्रेशन से हो सकता है, यानी एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्ट्रिंग, इसका ये अपोज करता है। दैट
दिस अपोजिंग फोर्स is called restoring force and it is proportional to the extension or compression, to the extended or compressed length minus the original equilibrium length. ओके तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो फोर्स स्प्रिंग फोर्स आया वो जितना आपने एक्सटेंशन किया या कंप्रेशन किया, इसका मतलब जितना आपने उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, जितना आपने उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन से खींचा है, तो ओरिजिनल पोजीशन के कंपैरिजन में उसमें जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ उसके प्रोपोर्शनल होता है ये हमारा जो फोर्स है, और नेगेटिव के प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि रिस्टोरिंग अपोजिट फोर्स है ये हमेशा अपोज करता है, तो इसलिए नेगेटिव में आएगा. तो सपोज़ हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है और ये स्प्रिंग है सॉरी, और इसकी लेंथ है जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेंथ है वो L0 है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, नेचुरल लेंथ जिसे बोल सकते हैं हम. ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग. अब इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, सपोज़ इस केस में कंप्रेस भी कर सकते हैं. तो एक्सपेंड करने के बाद इसकी लेंथ ऐसे आगे इंक्रीज़ हो गई. तो अब यहाँ पे ये तो ओरिजिनल लेंथ थी L0, इसके अलावा जो यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है इसको हम बोलेंगे X. ये L0 है ओरिजिनल नेचुरल लेंथ, और ये एक्सटेंशन हो गया इसमें X. तो एक्सटेंशन के लिए हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया होगा जिसको हम F एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया होगा, और स्प्रिंग जो है उसको वापस लाने की कोशिश करेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी हमारा रीस्टोरिंग फोर्स जो था जिसके बारे में बात कर रहे थे. तो ये FSP जो है हमारा वो रीस्टोरिंग फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स है जो उसको वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में लाने की कोशिश कर रहा है. तो जो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन लेंथ. जो एक्सटेंशन जितना हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी FSP इज़ प्रोपोर्शनल टू -x. अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो होता है K, स्मॉल k. तो ये फॉर्मूला आ जाता है स्प्रिंग फोर्स का. ये स्प्रिंग फोर्स है, इसका फॉर्मूला है -kx, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला. अब यहाँ पे जो k है इसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमनली इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन कभी कभी इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट और फोर्स फैक्टर, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन नेम है स्प्रिंग कांस्टेंट. तो ये k है हमारे पास. k की यूनिट क्या होगी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. इसकी यूनिट क्या आएगी निकाल के देखो अपने आप. इसकी यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर, और हैंस इसकी डायमेंशन हो जाएगी Mt-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है. और ये स्केलर क्वांटिटी है, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है. और ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ स्प्रिंग, यानी उसका शेप कैसा है, कितना थिकनेस है, ये सारी चीज़ें, एंड ऑन द मटेरियल इट इज़ मेड फ्रॉम, एंड ऑन इट्स कंपोजिशन मटेरियल, किस मटेरियल से बना हुआ है, कंपोजिशन मटेरियल. इन चीज़ों पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है. तो कोई भी अगर आपको एक स्प्रिंग दी हुई है तो उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट रहता है. बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट वहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है. एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये एक सीलिंग से एक स्प्रिंग अटैच्ड है और इस स्प्रिंग से एक वेट अटैच्ड है m मास का. तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, और इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो निकालना है. तो सपोज इसमें एक्सटेंशन हुआ है x,
तो इसका एबीडी बनाओगे तो नीचे इसमें फोर्स लगेगा डब्ल्यू विच इज़ एम जी, और ऊपर फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स एफ एस। तो यहाँ पे एफ एस इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा, एक्सेलरेशन है नहीं, तो एफ एस का फॉर्मूला क्या हुआ के एक्स, और वेट का फॉर्मूला हुआ एम जी। तो यहाँ पे के एक्स इक्वल्स टू आ गया एम जी। तो यहाँ से एक्सटेंशन आपसे पूछा हुआ है अगर, तो एक्सटेंशन आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय के, ये इसमें इतना एक्सटेंशन होगा। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके नेक्स्ट, इसी में कंटिन्यू करते हैं आगे। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखना है। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। हायर वैल्यू ऑफ के, हायर वैल्यू ऑफ के मीन्स स्प्रिंग इज़ मोर इलास्टिक, स्प्रिंग इज़ मोर इलास्टिक। ओके, इलास्टिक वर्ड का मीनिंग थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है हमेशा, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे आगे एक चैप्टर आएगा सॉलिड्स, उसमें और डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन इलास्टिक वर्ड का जो मीनिंग हम समझते हैं वो नहीं होता। हम इलास्टिक वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि जो फ्लेक्सिबल है, जैसे रबर है, तो रबर को हम खींच सकते हैं, आसानी से खींच जाती है, उसको हम इलास्टिक बोलते हैं, उसका नाम भी हम कॉमनली इलास्टिक बोलते हैं। लेकिन इलास्टिक वो चीज़ नहीं होती। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बहुत जल्दी वापस आ जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जितना जल्दी वापस आती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, जो देर में वापस आती है वो उतनी कम इलास्टिक होती है, और जो बिल्कुल भी वापस नहीं आती वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, यानी बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होती। तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी डिफॉर्मेशन के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कितना जल्दी वापस आती है, वो उसकी इलास्टिक नेचर को शो करता है, उतनी ज़्यादा वो चीज़ इलास्टिक होती है। तो अगर किसी के लिए के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन में उतना जल्दी वापस आएगा और उतना स्ट्रांगली, क्योंकि के और एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। यहाँ पे एफ इक्वल्स टू के एक्स आया था, अगर माइनस साइन छोड़ दो तो, डायरेक्शन छोड़ दो तो के प्रोपोर्शनल 1/x है यहाँ से, ठीक है। तो जो के होता है वो एक्सटेंशन जो हो रहा है या कंप्रेशन जो हो रहा है उसका अपोज करता है। तो जितना ज़्यादा वैल्यू के की होगी उतना कम हमारा एक्स होगा, है ना, उतना ही कम उसमें एक्सटेंशन होगा, उतना ही कम उसमें कंप्रेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जल्दी वापस आ पाएगा। सो ये के की हाई वैल्यू हमें शो करती है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है, उसको एक्सटेंड करना है या कंप्रेस करना है, कितना हार्ड है। तो उस प्रॉपर्टी को इलास्टिक से बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी इलास्टिक के अंदर आती है। तो ये हो गया था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट का एक्सटेंशन है थर्ड पॉइंट। अगर आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग है और हार्ड स्प्रिंग है, या सॉफ्ट मटेरियल की स्प्रिंग है या हार्ड मटेरियल की स्प्रिंग है, तो ऑब्वियसली उसमें जो हार्ड मटेरियल है उसका के की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हार्ड मटेरियल का एक्सटेंशन और कंप्रेशन हार्ड होता है। तो के हार्ड इज़ ग्रेटर देन के सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड मटेरियल की स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है सॉफ्ट मटेरियल की स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से। ओके नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इसके बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो एक्सटेंशन और फोर्स के बीच में फोर्स के बीच में, तो फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू -x, ये रिलेशन है। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन नेगेटिव स्लोप का, तो ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये यहाँ पे एफ और एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ़ अ स्प्रिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ स्प्रिंग इज डिवाइडेड into n equal parts, तो देखो क्या होता है, k इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो जितना छोटा पार्ट होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। तो नॉर्मली हमें लगेगा कि अगर हम स्प्रिंग को डिवाइड कर देंगे तो उसका k भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा रिलेशन है। तो अगर आप डिवाइड करोगे, छोटा करोगे स्प्रिंग की लेंथ को, तो k की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, उस फैक्टर में इंक्रीज़ हो जाएगी। सो द स्प्रिंग फैक्टर of each section या part of spring will be k into n, यानी या nk। ये उसका जो छोटे पार्ट का, अगर आपने n पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो छोटा पार्ट आएगा उसमें जितने फैक्टर्स आपने किए, जितनी बार डिवाइड किया इक्वल उतने टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स
इसको देखते हैं। तो दो टाइप की ग्रुपिंग होती है। फर्स्ट सीरीज़ ग्रुपिंग, ये जैसे आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा होगा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे और पैरेलल में, उसी टाइप से है। तो पहला है सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज़ कनेक्शन में कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, एक के बाद एक स्प्रिंग अटैच्ड होंगी। तो इस टाइप का जो होता है वो सीरीज़ कनेक्शन होता है। ये एम मास है, सपोज इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका K2 है। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। इसमें जो नेट, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल स्प्रिंग मान लें, तो सपोज मैं इसका डायग्राम, थियोरेटिकल डायग्राम बना देता हूँ, ये ऐसा बन जाएगा। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके एक सिंगल स्प्रिंग मान लिया, जिसका K जो है वो K इफेक्टिव है या नेट K है। तो वो नेट K जो आएगा उसका फॉर्मूला ये होगा। इसको हम ऐसे ऐड कर देते हैं। तो अगर दो हैं तो हमने ऐसे ऐड कर दिया, तीसरा होता तो प्लस 1/K3 वो और लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये सीरीज़ के लिए इस टाइप से सॉल्व करते हैं। सेकंड, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन में डायग्राम से आपको याद रखना है, ये स्प्रिंग जो है वो अलग अलग होती हैं, आमने सामने अलग अलग लगी होती हैं, या ऐसे याद रखो कि वो कनेक्टेड नहीं होती हैं। जैसे सीरीज़ में वो कनेक्टेड थी, एक के बाद एक लगी हुई हैं, कनेक्टेड एक साथ। पैरेलल में वो कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो इससे हम इसे पहचान सकते हैं, ये K1 K2 दो पैरेलल में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो K इफेक्टिव आता है वो होता है K1 + K2। इन दोनों को अगर हम एक स्प्रिंग मान लेंगे तो डायग्राम वो इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा K इफेक्टिव, उसकी वैल्यू सिर्फ ऐड करके आ जाएगी, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास K इफेक्टिव आ जाएगा। ओके, तो ये सारे स्प्रिंग के पॉइंट्स हैं। ये लास्ट के 2 पॉइंट जो बताएं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उनको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ये स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इस पर क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे।